प्रशांत किशोर जी, बहुत बहुत प्रणाम। और यहाँ पटना में हम सत्याग्रह यहाँ आप जो कर रहे हैं, ये जो आपने टेंट सिटी बनाई है, यहाँ पहुंचे हैं क्योंकि देश में पिछले साल चुनाव हुए थे, जो लोकसभा के चुनाव, उसके बाद से 3 चुनाव और हुए हैं और ऐसे लगता है कि पॉलिटिकल लैंडस्केप पूरी बदल गई है। आपको नहीं लगता कि पूरी बदल गई? नहीं, बदली नहीं है। देखिए, लोकसभा के दौरान भी जो हम लोगों ने बात कही थी कि नीचे भाजपा को लेकर कोई बहुत बड़ा उनके खिलाफ जनता में बात नहीं है। सीटों के आकलन में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रह गई थी बात, जिसके लिए बहुत गाली भी हम लोगों को पड़ी। लेकिन उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि भाजपा का जो वोट शेयर है वो तो मोर और लेस वही रहा है। कुछ राज्यों में उनको सीटों का बड़ा नुकसान जरूर हुआ है, जैसा वो अनुमान कर रहे थे। हालांकि 400 की बात कभी नहीं थी, लेकिन 300 300 मोर और लेस वो सीट आनी चाहिए थी, वो उनको नहीं आई। और जिन लोगों ने, हम जैसे लोगों ने अनुमान किया था कि भाजपा मोर और लेस उतनी सीट आएगी, लोगों ने बहुत गाली दिया कि भाई ये तो आपको तो पता ही नहीं चला, नीचे तो बहुत भाजपा के अगेंस्ट वेव है। लेकिन जो विधानसभा के चुनाव हुए वो दिखा रहे हैं कि अभी मतलब उनकी मजबूती बनी हुई है। और जरूर जनता में असंतोष है, लेकिन असंतोष को भुना पाने के लिए जो व्यवस्था, जो पॉलिटिकल विल, जो ताकत, जो संगठन जमीन पर होना चाहिए, कहीं ना कहीं विपक्षी दल और जो भी हम लोग भाजपा के खिलाफ, मैं खुद को भी उसमें शामिल करता हूं, जो भी भाजपा के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी और ज्यादा मेहनत और प्रयास की जरूरत है। मेहनत और प्रयास की तो जरूरत है, लेकिन ये जो 3 चुनाव हुए हैं, हरियाणा का, महाराष्ट्र का और अब दिल्ली का, इसमें भाजपा ने तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाई, अप्रत्याशित रूप से बनाई, किसी ने सोचा नहीं था जीतेंगे। महाराष्ट्र में बिल्कुल एक हिस्टोरिक विक्ट्री हुई है और दिल्ली में जो देश की सबसे ज्यादा एडवर्टाइज, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पॉलिटिकल स्टार्टअप था, उसका कल्याण कर दिया है 15 सालों में। देखिए, जहां तक हरियाणा और महाराष्ट्र की बात है, दोनों ही जगह भाजपा का मुकाबला, प्राइमरली जो सीधा मुकाबला था वो कांग्रेस से था। और ये बात पिछले 10, 12, 15 वर्षों से लोगों ने देखी है। और जो लोग भी राजनीतिक स्थिति पर थोड़ा बहुत भी समझ रखते हैं, वो ये बताते रहे कि जब कांग्रेस और भाजपा में सीधा मुकाबला होता है तो ज्यादातर जगहों पर पिछले 10-15 साल में कांग्रेस भाजपा के सामने खड़ी नहीं हो पाई है। तो महाराष्ट्र और हरियाणा में तो वो दिखा। जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली में पॉलिटिकल स्टार्टअप तब आम आदमी पार्टी नहीं रह गया था। 2008-9 से शुरू हुई व्यवस्था को आज 15 साल हो गए। तो स्टार्टअप से अब वो मैच्योर, ग्रोन अप राजनीतिक पार्टी हो गई है। 3-4 जो बड़ी वजह, मैं अगर, मेरा हालांकि ये विषय नहीं है, ये तो आम आदमी पार्टी को देखना है, लेकिन 3-4 जो बड़ी गलतियां उनसे हुई हैं, एक तो एक नॉर्मल एंटी इनकम्बेंसी 10 साल का रहा है, लेकिन जो एक बड़ी स्ट्रेटेजिक ब्लंडर उन्होंने करी, एक तो उनकी जो पोजिशनिंग थी पार्टी विथ ए डिफरेंस, वो इंडिया अलायंस में एक फॉर्मल एंट्री के बाद वो डाइल्यूट हो गई। तो एक बहुत बड़ा वर्ग, क्योंकि पिछली बार दिल्ली लोकसभा चुनाव में मैं आम आदमी पार्टी की मदद कर रहा था, तो हम लोगों ने ये देखा था कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा वर्ग था जो इस नाम पर आम आदमी पार्टी को वोट देता था कि ऊपर मैंने भाजपा को वोट दिया है लोकसभा में, लेकिन मैं विधानसभा में केजरीवाल को दूंगा। जब केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी, इंडिया अलायंस के फॉर्मल अलायंस हो गए, तो उनको उसका नुकसान हुआ। और इंडिया अलायंस में रहे भी नहीं, तो जो इंडिया अलायंस के वोटर है वो भी नहीं मिला, तो ना माया मिली ना राम, दोनों ओर से नुकसान हो गया। दूसरी जो बड़ी गलती उन्होंने की कि जब अरविंद केजरीवाल पे लिकर स्कैम को लेकर केस वगैरह हुआ, जब सरकार ने, एजेंसियों ने उनको अरेस्ट किया, तब एक उपाय ये था कि आप हाई मोरल ग्राउंड लेकर रिजाइन कर देते। तो उन्होंने रिजाइन नहीं किया, जेल से ही, जो हेमंत सोरेन ने किया जी, जेल से ही उन्होंने सरकार चलाई। और जब वो वापस लौट कर आए तो फिर रिजाइन कर दिया। तो ये तो ऐसे हो गया कि लालू जी जब चारा घोटाला में पकड़े गए तो रिजाइन करके राबड़ी जी को बनाए। और ये समझिए कि अगर वो लालू जी जब वापस छूट कर आए तो वो और राबड़ी जी रिजाइन करके चले जाते और किसी तीसरे को बैठा देते, तो न उनका अपना सपोर्टर खुश हुआ, न उनका विरोधी खुश हुआ। ये 2 बड़ी स्ट्रेटेजिक भूल मैं समझता हूं आम आदमी पार्टी से हुई। इंडिया अलायंस का हिस्सा बनना और न बनना, इस्तीफा जब नहीं देना था तो दे दिया, देना था तब नहीं दिया। और तीसरी बात जो गवर्नेंस को लेकर है, बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया। जो पिछली बार, आप दिल्ली में खुद रहती हैं, दिल्ली में जो पिछली बार मानसून में जो पानी की समस्या हुई, जो वाटर लॉगिंग हुई, उसने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का 2 कोर वोटर है, गरीब और लोअर मिडिल क्लास, उसने देखा कि भाई ये तो बड़ी समस्या है, कुछ काम तो हुआ नहीं। और उसके बाद जो सड़कें बिगड़ी, तो सड़कें दिल्ली की, रूरल दिल्ली में, अंदरूनी दिल्ली में लोग ध्यान नहीं देते हैं,
मतलब बड़ी सड़कें जो मेन एरिया है वो तो ठीक है, लेकिन रूरल दिल्ली एक तरह से जो उसका वो भी कहिए, ठीक नहीं है वैसे। रोड्स टूट गए उसके बाद। और फाइनली ये जो पॉल्यूशन और जमुना वाले जो मुद्दे हैं, शीश महल वाले जो मुद्दे हैं, इसने कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को हिलाया। तो कुल मिला जुला के 8-10% वोट का जो नुकसान हुआ है, उसके लिए भाजपा ने कुछ बहुत अच्छा नहीं किया। आम आदमी पार्टी अपनी गलतियों से 10% का नुकसान उनको है, क्योंकि 44% वोट अभी भी उनको आया है, वो कम ताकत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी ये दो राजनीतिक स्ट्रेटेजिक भूल हुई और दो गवर्नेंस के फ्रंट पे, एक वाटर लॉगिंग वाली बात और दूसरा ये यमुना और पॉल्यूशन की स्थिति इतनी है, पिछले 5 साल से मीडिया में एड नॉजियम आप लोग यही चला रहे हैं और लोग सफर कर रहे हैं उससे। तो जो मिडिल क्लास अरविंद केजरीवाल में एक बेहतर गवर्नेंस का मॉडल देख रहा था, वो देख रहा है यार हम तो मरे जा रहे हैं, कुछ ही करेंगे। और पॉल्यूशन पर इतनी इंसेंसिटिविटी, जब तक देखिए क्या डिफरेंस हुआ है। पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, तो आप सारा ठिकरा फोड़ रहे थे पंजाब के पराली जलाने वालों पर। अब लोग देख रहे हैं यार पंजाब में भी तुम्हारी सरकार है, तो फिर आप कैसे पॉल्यूशन पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और हरियाणा में कह रहे हैं कि यमुना में उन्होंने मतलब पॉइजन डाल दिया है। वो तो देखिए चुनाव के दौरान ऐसी तरह की बात मोदी जी भी कहते हैं, आम आदमी पार्टी वालों ने भी कहा, वो तो सेंसेशनलाइजेशन वाली बात है। लेकिन यमुना की जो स्थिति है उसमें 10 साल में कोई विजिबल चेंज नहीं हुआ, ये तो एक बात है। कोई एफर्ट नहीं दिखा कि भाई कोशिश तो करी हो सरकार ने। वो सरकार मतलब पॉल्यूशन पे और जमुना पे मुझे लगता है कि कोशिश न करते हुए दिखना उनके लिए ज्यादा घातक हुआ, बजाय इसके कि वो कितना कर पाए। अगर आम आदमी पार्टी यमुना को साफ करती हुई दिखती, भले यमुना ना साफ हो, वो पॉल्यूशन पर कुछ काम करते दिखते, भले पॉल्यूशन बना रहे, तो फिर भी एक बार को ठीक होता। इस वजह से उनकी हार हुई है। तो प्रशांत किशोर जी, अब अगला चुनाव तो बिहार में ही। बिल्कुल, और हम लोग तैयार हैं, बिल्कुल अब तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल, आप देखिए बाईपोल में तो ऐसा नहीं लगा कि आपकी तैयारी थी। 4 सीटों पे 3 में जमानत जब्त हो गई। किसने कहा आपको? मतलब आप लोग भी, आप तो इतने लंबे समय से पत्रकार हैं, झारखंड की हैं, बिहार की पॉलिटिक्स को खूब समझती हैं। ये निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि बाईपोल में जितनी उम्मीद लोगों की या हमारी या हमसे लोगों की थी, उतनी वैसा रिजल्ट नहीं आया। लेकिन 2 बातें जो हम लोग 3 साल से कह रहे हैं कि बिहार परिवर्तन के लिए बिल्कुल तैयार है, वो किसी भी हालत में इनकम्बेंट को वोट नहीं करने जा रहा है। ज्यादातर लोगों ने ये मन बना लिया है कि परिवर्तन चाहिए, बदलाव तो चाहिए। और एक बड़ा वर्ग है जो ये कह रहा है कि अगर बिहार में परिवर्तन हो सकता है, कुछ सुधर सकता है, तो प्रशांत किशोर जनसुराज कर सकते हैं। यहां तक बात आ गई है। अब वो कर पाएंगे कि नहीं, उसके लिए हमारे पास संगठन होना चाहिए। तो नाउ इट्स ए फंक्शन ऑफ कि जनसुराज और हम पूरी ताकत लगाकर गांव-गांव तक अपना संगठन जितनी जल्दी बना पाएं। उसके बाद आप देखेंगे बहुत कांटे की लड़ाई होगी और बिल्कुल त्रिकोणीय लड़ाई होगी। यहाँ लड़ाई अल्टीमेटली एनडीए वर्सेस जनसुराज होगा। एनडीए वर्सेस जनसुराज। आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव फैक्टर ही नहीं है। नहीं, फैक्टर है, लेकिन लड़ाई त्रिकोणीय में लड़ाई एनडीए वर्सेस जनसुराज होगा। और आप ये लिख लीजिए, मैंने बंगाल में आपको कहा था, आप उस समय भी ऐसे आप भाई कई लोगों ने मजाक उड़ाया था कि भाजपा को आप कह रहे हैं 100 नहीं मिलेगा। आप लिख लीजिए, लड़ाई अल्टीमेटली एनडीए वर्सेस जनसुराज होगा। जीतेगा कौन? जीतेगा जनसुराज। ऐसे कैसे? आप देख लीजिए। अब आप एडवाइजर से, पोलस्टर से, अब आप बन रहे हैं पार्टी के मालिक। देखिए, अब देखिए, मैं यही बात है। अब दिक्कत यह है कि अगर मैं यही बात जनसुराज दल के लिए कह रहा होता तो आप कहते नहीं प्रशांत किशोर कह रहे हैं तो सर्वे करके बोल रहे होंगे, डेटा देख के बोल रहे होंगे, इनको कैंपेन की समझ है, राजनीति की समझ है। पॉलिटिशियन को तो लोग कम आते हैं। अब आप पॉलिटिशियन हैं, यू हैव टू गेट यूज्ड टू दिस। अभी भी मैं क्या कर रहा हूं, अभी भी तो मैं जनसुराज को एडवाइस, अब जनसुराज दल बन गया है जिसको मैं एडवाइस कर रहा हूं। एक ही फर्क है कि मैं अब सामने से बोल भी रहा हूं, बाकी सारा चीज जो मैं पहले करता था वही कर रहा हूं। संगठन बनाना, पार्टी के अध्यक्ष आप हैं? नहीं, हम नहीं है। मुख्यमंत्री अध्यक्ष नहीं है, पर अध्यक्ष तो मनोज भारती जी हैं। पर मुख्यमंत्री के दावेदार आप रहे। देखिए, कोई दावेदार नहीं है। मुख्यमंत्री का दावेदार वो व्यक्ति है जो बिहार को इस गतलखाने से निकाले, इस गर्त से निकाल पाए। वो तो काम आप कर रहे हैं। नहीं, मैं निकाल नहीं पा, मैंने निकालने का एक प्रयास शुरू किया है और मुझे इस बात का सेटिस्फेक्शन है कि पहली बार बिहार जैसे राज्य में एक बड़े वर्ग में ये कॉन्फिडेंस जरूर आया कि चलो कुछ एक प्रयास तो शुरू हुआ, कोई कोशिश तो कर रहा है। वरना तो लोग बिहार की ओर देखते ही नहीं। आप मेरी बात छोड़ दीजिए, भाजपाइयों से जाके पूछ लीजिए, आप मोदी जी शाह से पूछे, आप तो उनका इंटरव्यू लेते हैं कि भैया आप तो देश बदलने की बात कर रहे हैं, बिहार को सुधारने के लिए आपने कहीं कुछ क्यों नहीं किया? तो वो भी कहेंगे पूछा था, बिल्कुल पूछा होगा, उनसे भी पूछा होगा, सोनिया गांधी से भी पूछा है, जिनके साथ भी काम किया। पूछा, क्या कहा उन्होंने? ज्यादातर नेता और दल ये कहते हैं यार बिहार में अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है, बड़ा जातियों में बटा हुआ है,
इसलिए मैं अपने भाषणों में भी कहता हूं कि बिहार वो राज्य है जिसको ज्यादातर दल और नेताओं ने न सुधर पाने वाला मानकर छोड़ दिया है। तो अब इसको यहाँ के लोग ही सुधारेंगे। अगर यहाँ के लोग नहीं सुधारेंगे तो इसको कोई नहीं सुधार सकता। आप यहाँ के हैं, बाकी बाहर के हैं। ऑब्वियसली मोदी और साथ यहाँ के है नहीं। तो नीतीश सोनिया कुमार गांधी है। नहीं, सोनिया गांधी तो यहाँ के नहीं। नीतीश कुमार तो फिजिकली टायर्ड और मेंटली रिटायर्ड हो गए हैं। उनको ऐसे खड़ा करके रखा गया है। फिजिकली वो आदमी कुछ कर नहीं सकते हैं। आप कहीं ये लोग पत्रकार हैं, यात्रा कर रहे हैं। कौन सा यात्रा कर रहे हैं? वो यात्रा उतरा कुछ नहीं कर रहे हैं। वो तो सरकारी बस उससे हेलीकॉप्टर से बैठा के उनको झाड़ पोंछ के खड़ा कर दिया जाता है। जाते हैं, दो चार शब्द बोलते हैं, उनको झाड़ पोंछ कर खड़ा कर दिया जाता है। बिल्कुल आपको बोल रहे हैं, कैमरे पे बोल रहे हैं। मैंने आपको कैमरे पे कहा, नीतीश कुमार, मेरा आपसे आग्रह है, आप नीतीश कुमार का इंटरव्यू कीजिए। इंटरव्यू करके खाली एक बात पूछ दीजिए कि अपने मंत्रिपरिषद के मंत्रियों का, साथी मंत्रियों का नाम बता दीजिए। अगर नीतीश कुमार अपने मंत्रियों का नाम और विभाग बता दें, मैं आपको कैमरे पर कह रहा हूं, ये पूरा अभियान वापस लेकर नीतीश कुमार का समर्थन कर दूंगा। जिस एक समय में किया था, नहीं किया आपने। आप फिर बात घुमाइए, आप एडवाइस आप इस कर पर रहे टिके थे। रहिए, आप टिके रहिए। तब 2014 के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में फर्क है। मैं बहुत जिम्मेवारी से इस बात को कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी की मानसिक शारीरिक हालात अब ऐसी नहीं है। और ये कोई, मैंने तो कहा जांच करा लीजिए, जांच क्या भी विषय नहीं है। कोई भी पत्रकार चला जाए, नीतीश कुमार ने पिछले कई महीनों से कोई पत्रकारों से बातचीत नहीं की है। आप कहेंगे तो मोदी जी ने नहीं किया है, लेकिन मोदी जी जा रहे हैं, भाषण तो दे रहे हैं कहीं। नीतीश कुमार कुछ नहीं बोलते हैं, कोई विषय पे उनको जानकारी नहीं है, उनको पता ही नहीं है। उनके इर्द गिर्द 4-5 लोग हैं, वही चला रहे हैं। बड़ी बात कह रहे हैं आपके, झाड़ पहुंचकर मुख्यमंत्री, और वो अगले और नहीं, बड़ी बात बीजेपी ये ने नहीं है। बीजेपी ने तो एक रेजोल्यूशन पास किया है कि वही फेस रहेंगे मैं अगले कह रहा चुनाव हूं, का। इससे बढ़िया काम बीजेपी हम लोग जैसे लोगों के लिए कर ही नहीं सकती है। बीजेपी का धन्यवाद। मैं तो आपके कैमरे पर ये कह रहा हूं, अमित शाह जी आए और ये घोषणा करें कि एनडीए की ओर से अगली बार नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। ये कर दें, और न भाजपा वाले सब हार गए चुनाव, तो आप लिख लीजिए मेरी बात को। खाली वो कह दें, डर के मारे कहते नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि अभी उनके नेतृत्व में लड़ेगा। अभी तक भाजपा ने ये नहीं कहा है कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होगा। वो लोग भी तो देख रहे हैं। तो फिर जनसुराज आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और आप देखिएगा नतीजे। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं जनसुराज में प्रयास कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि बिहार की जनता ऊब गई है लालू नीतीश भाजपा के इस प्रयास से, और रोज नीतीश कुमार के पलटने से, और यहां की जो गरीबी, बदहाली है, पलायन है, उससे लोग ऊब चुके हैं। और मतलब दिल्ली में लोगों को आप कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी, और आप उसी पत्रकारिता के मानक से कह रहे हैं कि बिहार में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। 35 साल से लोग यहां भुगत रहे हैं, पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, और लोग फिर उसी को वोट दे देंगे। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी अगर है भी, तो अगर है भी, आपकी पार्टी, एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी महाराष्ट्र में भी थी, एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा में भी थी। वहां पर ये फॉर्मूला एंटी इनकम्बेंसी का क्यों नहीं चला? नहीं, बिल्कुल चला। वहां नेतृत्व पुराना नहीं था। बिल्कुल चला है। आप देखिए, महाराष्ट्र को ले लीजिए। महाराष्ट्र में एंटी इनकम्बेंसी का आलम यह रहा कि मोदी जी वहां लोकसभा चुनाव में साफ हो गए। उसके बाद सरकार ने क्या किया? सरकार ने वहां 4-5 बड़ी योजनाएं शुरू की। मोदी जी जाकर सोयाबीन के किसानों के प्राइस की बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए पैसे की बात कर रहे हैं, युवाओं के लिए रोजगार की, बेरोजगारी भत्ता की। अगर वो काम नहीं किए होते तो जैसे लोकसभा में साफ होते, वैसे विधानसभा में भी साफ हो जाते। ये तो देखिए लोकतंत्र है ना। मैंने आपको क्या कहा, आम आदमी पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी इसलिए लगा कि उन्होंने न किया न करते हुए दिखे। अगर केजरीवाल आकर उसमें कुछ करते हुए दिखते, जैसे वाटर लॉगिंग हुआ, उस पर आप मुझे एक भी बयान दिखा दीजिए कि केजरीवाल ने जाकर कुछ भी किया हो। एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने के लिए जो प्रयास हो रहा है, वो उसको आप बिल्कुल वाइप आउट नहीं कर सकते। भाई एंटी इनकम्बेंसी हेमंत सोरेन पे क्यों नहीं लगी? तो नहीं, हेमंत सोरेन पे क्यों नहीं लगी? आपको खाली ऐसा नहीं कि एंटी इनकम्बेंसी भाजपा का आप गिना रहे हैं। भाई हेमंत सोरेन भी वापस जीत कर आए हैं, भाजपा हरा देती उनको। नहीं, पर यह भी तो बात है कि अगर आपने कहा 4-5 स्कीमें शुरू की, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पर नहीं करेंगे? यहाँ 4-5 कर ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? ना उनका न समझ है, न करना होता है। 20 साल से कर दिया अच्छा, तो महाराष्ट्र में समझ चलती है, हरियाणा में चलती है, यहाँ नहीं है। छत्तीसगढ़ में चलती है, मध्य प्रदेश में चलती है, बिहार में नहीं चलती। नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ भाजपा की सरकार नहीं है ना। भाजपा के हाथ में नीतीश कुमार उनसे सुन थोड़ी न रहे। इनकी तो औकात नहीं, एक आदमी का ट्रांसफर करा दे। अभी भाजपा जो देखिए, बीपीएससी का पेपर लीक हुआ। सुनिए, बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, भाजपा के मंत्री आके डिप्टी सीएम कह रहे पेपर लीक हुआ तो है, अच्छा हम लोग जांच करा रहे हैं। चिराग पासवान रोज कह रहे पेपर लीक हुआ है,
लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि जाके नीतीश कुमार पर को आप कह तो दे। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हैं ही नहीं, नहीं है, उनकी वही तो कह रहा हूं। तबीयत ठीक नहीं है। इसीलिए सरकार बिल्कुल बंद है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहे और इनकी हिम्मत है नहीं जाके कुछ करने की। तो जो आदमी अगर बीमार चार है, पांच- जैसा हाँ। आप कह रहे हैं, जैसा मैं नहीं कह रहा हूं। नहीं, आप कह रहे हैं झाड़ पहुंच कर खड़ा कर अरे देते भाई, हैं। बिहार तो में भैया सुनिए, कि- ऐसा है, अफसरों से चल रही है तो अफसरों को तो ऑर्डर देके करवा लेते कुछ भी। कौन करा लेंगे? तो अफसर बीजेपी तो या सेंटर की बिल्कुल सरकार। ठीक बात है। अफसर जो है वो डिप्टी सीएम से और भाजपा के नेताओं से ऑर्डर नहीं ले रहा है ना। नीतीश कुमार ने अपने सलाहकार बना रखे हैं अफसरों को, वही लोग सरकार चलाते हैं। यहाँ का चीफ सेक्रेटरी है, डीजीपी है, जो बड़े अफसर हैं, वो नीतीश कुमार से नहीं, नीतीश कुमार के सलाहकारों के सलाह से चलते हैं। अरे आपके ब्यूरो वाले यहाँ हैं, आपकी इतनी बड़ी टीम, उनसे पूछ लीजिए कि जो मैं कह रहा हूँ सही है कि नहीं है। बिल्कुल सवाल इस पर आपने पूछा कि भाजपा वाले क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि भाजपा की यहाँ ये भाजपा यहाँ पुछलग्गू दल है, नीतीश कुमार के पीछे चलता है, लेकिन नीतीश कुमार है नहीं, है ही नहीं, इसलिए तो उसका आप नुकसान ही भी का है। थ्योरी आप खुद ही उसको नहीं, उल्टा मैं रहे यही हैं। कह रहा हूं, भाई आप उनके पीछे चल रहे हैं, अब उस आदमी की ताकत भी नहीं है, इसीलिए वो तो गए ही गए, आपको भी लेके डूब जाएंगे। मैं यही बात आपको कह रहा हूं। बेसिकली आप नीतीश कुमार जब आप बिहार की जनता को ये कन्विंस कर रहे हैं कि आपका डूबना तय है, मैं आया हूं यहाँ ना, पर ना, ना। लाइफ सेविंग किट नहीं, लेकर, नहीं, बिहार, आप मुझे वोट दें। बिहार की जनता को तो इन लोगों ने डुबा दिया है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर डूबे हुए से निकलना है तो जो आदमी का खुद स्थिति ये है वो तुम्हें क्या निकालेगा। आप मुझे बताइए, अभी बीपीएससी पेपर लीक हुए, जिस तरह की यहाँ ब्रुटैलिटी हुई, जिस तरह का लाठीचार्ज हुआ, कोई भाजपा का नेता आके बोला? यहाँ आप गए थे ना बोलने, नहीं, मैं तो- वैनिटी वैन में फंस के रह गए। अरे कौन बोला भाई, 12 दिन अनशन पे बैठे रहे। लेकिन मैं- फिर भी अरे अब- वो सारा कुछ एक वैनिटी वैन में हाईजैक हो ये गया। आपको लगता है वहां दिल्ली में बैठ के? मैं कोई- बिहार, को- अब आप बिहार अभी के- आपने कहा अपने ब्यूरो से पूछो, तो मैंने ये पूछिए ब्यूरो से बात की है। अगर ब्यूरो के आपके आदमी खड़े अगर ये कह दे कि किसी भी छात्र के पास जाइए कि बीपीएससी आंदोलन में प्रशांत किशोर और वैनिटी वैन की बात हो रही है कि प्रशांत किशोर के आमरण और अनशन की बात हो रही है, आप जाके किसी से पूछ लीजिए, अपने ब्यूरो से पूछ लीजिए, आप जाके सर्वे करा लो। आप लोग जो बात कह रहे हैं ना भाई, आप इसकी बात छोड़ दीजिए। छपरा में जहरीली शराब पीने से 100 लोगों से ज्यादा की मृत्यु हुई, क्या मोदी जी ने उस पर कुछ बोला? अमित शाह का कोई बयान आया? गुजरात में अगर 100 आदमी की मृत्यु हो जाए, पूरे देश में कोहराम मच जाएगा। ये बिहार और बिहारियों की दुर्गति है, ये हम लोग की स्थिति है। अभी भगदड़ मची दिल्ली में, 18 में से आधे मरने वाले बिहार के लोग हैं। क्यों हैं? क्योंकि बिहार के लोग ही हर जगह धक्का खा रहे हैं बेचारे। यहाँ पे हम लोग के पास नहीं उपाय, हमारे पास पढ़ाई रोजगार यहाँ नहीं है, तो हम लोग दिल्ली के स्टेशनों पर, बॉम्बे के स्टेशनों पर गठरी बांध कर घूम रहे हैं। तो अगर कोई दब रहा है, भीड़ में पिस रहा है, तो बिहार का लड़का पिस रहा है। आपने कह दिया कि मुआवजा जो मिला, नीतीश जी ने अनाउंस किया, आपने कहा कि बिहारी की वैल्यू सिर्फ 2 लाख रुपए की है। इस आदमी को कोई बयान नहीं दिया, इस आदमी ने कुछ किया नहीं और कहता है 2 लाख रुपए दे दो। मतलब बिहार के किसी युवा की, किसी के परिवार के उजड़ जाने की कीमत 2 लाख रुपए है। नीतीश कुमार कोई फैक्टर अब यहां नहीं है, यहां पर एनडीए फैक्टर है। इसलिए नहीं कि एनडीए का कोई बड़ा नेता, आप कहेंगे, आप तो कहेंगे भाजपा कोई नेता नहीं है, नीतीश थक गए तो एनडीए फैक्टर क्यों है? एनडीए फैक्टर इसलिए है क्योंकि लालू जी से जो वर्ग जो चाहता है कि किसी भी हालत में लालू का राज नहीं आना चाहिए, वो एनडीए में अपना ऑल्टरनेटिव देखता रहा है अभी तक, इसलिए एनडीए बहुत बड़ा फैक्टर है। इसलिए नहीं कि कोई एनडीए के लिए पॉजिटिव वोट है, यहां एनडीए के लिए पॉजिटिव वोट नहीं है, एनडीए के लिए लालू के अगेंस्ट का एक बड़ा वोटर है, जो कि ये देख रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जनसुराज को दूं तो लालू आ जाएगा। तो उस डर से वो वोट देने से पहले ये 4 डर बार तो सोच रहा है। लोगों में, और इस डर के बारे में नहीं, हम बात करेंगे बस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कांग्रेस को भी ज्वाइन कर सकते थे, आपने नहीं किया। जी, कांग्रेस को अगर सशक्त विपक्ष बनना है तो कहीं ना कहीं उनको जमीन पर अपनी ताकत बढ़ानी होगी। सिर्फ गठबंधनों को ऊपर नीचे बना लेने से, चुनाव लड़ने की कोई व्यवस्था बना लेने से आप सशक्त विपक्ष नहीं बन सकते हैं। प्रशांत किशोर जी, देश में कहीं भी चुनाव होते हैं तो एक शगुफा आ जाता है, इलेक्शन कमीशन खराब है, ईवीएम खराब है। तेजस्वी जी ने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कैंसर है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आप एक नई पार्टी हैं, क्या आप इस देश के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं
उन पर सिर्फ सवालिया निशान लगाएंगे? क्या ये आज बिगड़े हैं? क्या इनमें खामियां पहले भी थी? ये आज इतना उजागर होता है, पहले क्यों नहीं होता था? देखिए, इलेक्शन कमीशन को लेके आपने मुझे पहले भी इंटरव्यू में सवाल पूछा है। मैं उन लोगों में नहीं हूं जो कह रहा है कि बिल्कुल ही ये इन संस्थाओं की कोई विश्वसनीयता नहीं है या ईवीएम मैनिपुलेटेड है। लेकिन बंगाल चुनाव के समय भी मैंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन प्रो इनकम्बेंट है, और ये ऐसा नहीं कि ये पहली बार है। पहले भी जो लोग सरकार में रहे हैं उनको उनका फायदा मिलता ही है, लेकिन अभी ये थोड़ा ज्यादा ही दिखता है कि भाई सामने से, जैसे मैं आपको उपचुनाव की आपने बात करी ना, उस समय इलेक्शन कमीशन ने अभी एक बिहार के नजरिए से एक निर्णय निकाला कि छठ पर्व को देखते हुए यूपी में चुनाव बढ़ा दिए गए, उपचुनाव के। भाई छठ होता है बिहार में, आप हम लोग का चुनाव करा रहे हो छठ के 5 दिन के बाद, और यूपी में आप कह रहे हो कि छठ फेस्टिवल को देखते हुए 10 दिन और बढ़ा दिया जाए। क्यों? क्योंकि उस समय लोकसभा के चुनाव के बाद यूपी में झटका लगा था और उनको ज्यादा दिन प्रचार के लिए चाहिए थे वहां। ऐसी बातें होती हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसा लोगों को लगता है कि ये प्रो इनकम्बेंट हैं और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। दूसरी बात ईवीएम को लेकर है, मुझे लग रहा है कि वो एक बहस बेमानी है। अगर तो ईवीएम ठीक नहीं है तो विपक्षी दलों को, सबको, हम लोगों को कह देना चाहिए कि भाई जब तक नहीं हटाओगे तब तक चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। ये नहीं कह सकते हैं कि जब जीत गए तो कह दिए ठीक है और जब हार गए तो कह रहे ईवीएम खराब है। यार एक पोजीशन कोई ले लो। कैंसर है कि नहीं? नहीं, वो तो शब्द का प्रयोग है, तेजस्वी यादव का अपना तरीका है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन इन संस्थाओं की विश्वसनीयता पर निश्चित तौर पर जनमानस में एक प्रश्न चिन्ह जरूर है। इन संस्थाओं की विश्वसनीयता के, इनकी कार्यशैली को लेकर ये तो सब जानते हैं कि भाई चुनाव का जो शेड्यूल है वो वैसे ही बनता है जैसे भाजपा चाहेगी। हम लोगों ने बंगाल में पहले कांग्रेस के हिसाब से पहले भी होता होगा, मैं पहले का जानता नहीं हूं, लेकिन इतना तो मैं कह ही सकता हूं कि अभी जो बन रहा है वो तो जो सरकार चाहेगी वैसे ही शेड्यूल बनेगा। वो अपने प्रचार में, आप बताइए बंगाल में सुनिए, लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट। एक मिनट। एक और प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं 1 नेशन 1 पोल, दूसरी ओर आप बंगाल में चुनाव करा रहे हो तो 7 फेज में करा रहे हो, ये चिंता की बात नहीं है। एक एक जिले को 7 भाग में करा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको उस तरह से कंट्रोल करना है। तो जब इस तरह का एक्शन इलेक्शन कमीशन लेता है तो निश्चित तौर पर जनमानस को ये लगता है कि भाई ये प्रो इनकम्बेंट है। मोदी जी कुछ बोल दे उस पर कार्रवाई नहीं होगी, सामने वाला कोई ऑपोजिशन वाले ने बोल दिया उस पर आप कार्रवाई कर दोगे। लेकिन हैविंग सेड सो, ये एडवांटेज हमेशा से इनकम्बेंट को रहा है। अभी जैसे मान लीजिए चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति हुई है, अब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उसके मेंबर होने चाहिए। अगले दिन सरकार ने कानून बना दिया। तो अगर चीफ इलेक्शन कमीशन को चुनने वाले में एक मोदी जी हैं और एक अमित शाह है, तो तीसरा व्यक्ति नविका कुमार हो चाहे राहुल गांधी हो, क्या फर्क पड़ेगा? तो वही तय होगा। राहुल गांधी और मेरा नाम एक साथ मत लीजिए, मैं बॉयकॉट ही दूं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो 3 में जब आप अमित शाह और मोदी जी एक साथ हैं तो 2-1 में तो हमेशा वही होगा जो उनके मर्जी का है। तो कहीं ना कहीं इन बातों को, अगर चीफ जस्टिस वहां होते तो चीफ इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता थोड़ी बढ़ती। ऐसा अब वो तो अब उन्होंने तो काम, मैं एक और सवाल पूछती हूँ। सुनिए, हमारे देश में तो चीफ जस्टिस की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए गए हैं। उठेगा, इसीलिए तो उठेगा। तो फिर उनके होने या ना होने से क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो चीफ इलेक्शन कमीशन बने हैं, कमिश्नर बने हैं, अभी तो उन्होंने काम नहीं शुरू किया। तो निश्चित तौर पर उनके काम पर तो लोग टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उनको बनाया गया है उस पर टिप्पणी हो रही है और वो उनकी विश्वसनीयता को थोड़ा धक्का देता है। अगर उस सिलेक्शन कमीशन कमेटी में विपक्ष के नेता, चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री होते तो यही व्यक्ति की विश्वसनीयता थोड़ी ज्यादा होती। प्रशांत किशोर जी, यही तो कह रही हूँ, चीफ जस्टिस पर भी सवालिया निशान लगाते हैं विपक्ष के पार्टी। नहीं, देखिए क्या क्या टिप्पणियां नहीं की चंद्रचूड़ जी पे? नहीं, लोकतंत्र है तो टिप्पणी तो होगी। कोई कम से कम पहले सुप्रीम कोर्ट और नहीं, हर जगह होता है, हर जगह होता है। इंदिरा जी के जमाने में जजेस पर टिप्पणी नहीं हुई है, आज तक टिप्पणी हो रही है कि इंदिरा जी के बनाए हुए जज थे, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं, क्या भाजपा वालों ने टिप्पणी नहीं की है उस पर? ये बात नहीं। देखिए, जजेस अगर कोई ब्लेटेंट निर्णय देंगे तो लोकतंत्र में जनता से ऊपर कोई नहीं है, जनता टिप्पणी सब पर कर सकती है, ना जज उनसे ऊपर है, ना प्रधानमंत्री, ना ऑपोजिशन लीडर। बात प्रक्रिया की हो रही है। प्रक्रिया अगर पारदर्शी हो और टू एन एक्सटेंट पॉसिबल न्यूट्रल दिखे, पारदर्शी दिखे, तो लोगों का भरोसा बढ़ेगा। मैं आपको फिर दोहरा रहा हूं, यही सीईसी अगर उस कमिटी के द्वारा बनाए जाते जिसमें प्रधानमंत्री, राहुल गांधी और चीफ जस्टिस होते तो इनकी विश्वसनीयता थोड़ी ज्यादा होती, बजाय यही चीफ जस्टिस जब ये अमित शाह जी और मोदी जी और राहुल गांधी ने बनाया, जिसमें राहुल गांधी ने अपना डिसेंट नोट दिया है।
तो राहुल गांधी जी का तो डिसेंट नोट हर चीज पर होता है। नहीं, इस देश में इन्वेस्टमेंट पर भी होता है। विपक्ष के नेता हैं। अगर आप उनकी बात को भावना का कोई कदर ही नहीं करना चाहते तो फिर क्यों कमेटी बना रखी है? तो फिर आप ही बना दो। लेकिन अगर आप किसी को रखेंगे तो वो उसके मत को आपको जगजाहिर तो करना पड़ेगा कि राहुल जी सहमत थे है कि नहीं। अगर नहीं सहमत हैं तो डिसेंट नोट बनाए, रोक तो नहीं पाए। रोक नहीं पाए इसलिए क्योंकि आपने कमेटी ऐसी बना रखी है कि उसमें बहुमत ही आप ही की। लेकिन आप कांग्रेस को भी ज्वाइन कर सकते थे, आपने नहीं किया जी। आपको लगा था कि कांग्रेस बीजेपी की ऑल्टरनेटिव हो सकती है, आपने ज्वाइन नहीं किया, उसके कई कारण थे। आपको लगता है आज की डेट की जो कांग्रेस है वो बीजेपी की ऑल्टरनेटिव हो सकती है या वो रीजनल पार्टीज के साथ कंपीट करके कहीं ना कहीं उनका भी नुकसान कर रही? देखिए, आज की तारीख में जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें निश्चित तौर पर भाजपा रूलिंग दल है और ऑपोजिशन दल कांग्रेस है। बाकी चाहे जितने भी दल हम हैं, जितना भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं आज की तारीख में और अगले साल 2 साल 3 साल तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को ही भाजपा से सीधा मुकाबला करना है। दूसरे दल तो अपने अपने मुद्दों को, अपने विचारधारा को, अपने प्रयासों को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में तो रूलिंग पार्टी भाजपा है, विपक्ष कांग्रेस, और इस सत्य को सबको स्वीकारना पड़ेगा। जब चुनाव हुए तो अभी तो फॉर्मली लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ही हैं। तो कोई भी जो दूसरा नेता है वो तो किसी दल का नेता हो सकता है, राज्य का नेता हो सकता है, रीजन का नेता हो सकता है, उसकी बड़ी ताकत हो सकती है, शायद उसमें भविष्य के लिए संभावना भी बड़ी हो सकती है। लेकिन आज की तारीख में विपक्ष की भूमिका और विपक्ष का नेतृत्व तो कांग्रेस और राहुल गांधी के पास ही है। नेतृत्व उनके पास है, लेकिन इंडिया अलायंस पिछले साल ही बना और पिछले साल के बाद इस साल दिल्ली में चुनाव हुआ, बिखर गया। जो बातें राहुल गांधी और कांग्रेस ने केजरीवाल के बारे में कही हैं, आगे चलकर दूसरे राज्यों में दूसरों के बारे में कहेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी ने भी तय कर दिया कि उनके साथ नहीं लड़ेंगी। आप मेरा व्यू इस पर पहले से जानती हैं, कई इंटरव्यू में मैं कहता हूं इस तरह का कोई भी अलायंस बहुत सशक्त विपक्षी ऑप्शन नहीं बन सकता। ये तो चुनाव से पहले तुरंत में करा हुआ एक प्रयास था। कांग्रेस को अगर सशक्त विपक्ष बनना है तो कहीं ना कहीं उनको जमीन पर अपनी ताकत बढ़ानी होगी, वो राजनीतिक प्रयास करना होगा, वो नेतृत्व लेने के लिए नीचे जमीन पर खड़ा होना पड़ेगा। सिर्फ गठबंधनों को ऊपर नीचे बना लेने से, चुनाव लड़ने की कोई व्यवस्था बना लेने से आप सशक्त विपक्ष नहीं बन सकते हैं और उसके लिए लंबे संघर्ष के लिए उनको तैयार होना पड़ेगा। वरना 2014 में भी आप यही देख रहे थे कि किसको जोड़ें किसको रखें, 2024 में भी यही कर रहे हैं और 2029 में भी आप यही करते पाए जाएंगे। अभी कांग्रेस के पास समय है, कांग्रेस को लगना चाहिए और उन जिन राज्यों में भी कम से कम 300 साढ़े 300 सीटों में कांग्रेस अगर प्रयास करे तो सामने से बीजेपी के सामने सशक्त चुनौती पेश कर सकती है। आपने कहा बिहार का जितना भी पॉलिटिक्स है वो जाति पर आधारित होता है। मैंने नहीं कहा, ये आप कह रहे हैं। अभी तक इसी तरह चल रहा है। नहीं, बिहार में क्यों, तो यूपी में भी जाती है, आंध्र प्रदेश में भी जाती है, कर्नाटक में भी जाती है। तो ये तो देखिए मीडिया का एक बायस आप लोगों ने बना दिया है दिल्ली में बैठ के कि बिहार में तो सब जाति पर ही होता है। वो का लिंगायत क्या कर्नाटक में महत्वपूर्ण नहीं है? क्या रेड्डी कम्मा आंध्रा में महत्वपूर्ण नहीं है? क्या पटेल और क्षत्रिय गुजरात में नहीं है? खाम क्या बिहार में बनाया गया था? भाई जाति हर जगह महत्वपूर्ण है। सिर्फ बिहार को आप ये कह रहे हैं जैसे बिहार में तो सब कुछ जाति पर ही होता है। बिहार क्यों पिछड़ा है? यहाँ तो सब जाति पर ही होता है। अरे भाई कर्नाटक में भी तो जाति है, फिर भी तो कर्नाटक में विकास हो रहा है। गुजरात में भी तो जाति है, वहां पर भी तो विकास हो रहा है। खाम मतलब क्षत्रिय हरिजन आदिवासी मुस्लिम का समीकरण बिहार में नहीं बना था, गुजरात में बना है। पटेलों की राजनीति भाजपा ने वहां सौराष्ट्र में भाजपा ने शुरू की है। तो ऐसा नहीं कि जाति कहीं दूसरे जगह नहीं है, बिहार में भी जाति है। देखिए जाति इस पूरे देश में ज्यादातर हिस्सों में जाति समाज की एक बड़ी सच्चाई है और जो भी विषय समाज की सच्चाई होगी वो राजनीति में भी उसकी बड़ी भूमिका होगी। तो जाति जनगणना होनी चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनगणना हो जाने मात्र से देश सुधर जाएगा ऐसी बात नहीं। जैसे बिहार में जाति जनगणना हुई है, जाति जनगणना में क्या निकला? 3% दलित समाज के बच्चे 12वीं पास करते हैं बिहार में। तो जो लोग सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, पिछले 30 साल से बिहार में राज कर रहे हैं, उनको ये जवाब देना चाहिए। 7% अति पिछड़ा समाज के बच्चे, 7% से कम बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं। 8% से कम मुस्लिम बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं।
तो जो लोग मुसलमानों का यहाँ वोट ले रहे हैं, जो अति पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना से उनको बताना चाहिए कि भाई तुम्ही ने जातिगत जनगणना कराई है, तो बताओ ये क्यों नहीं सुधरा? 35 साल से तो तुम ही वोट ले रहे हो। तो जातिगत जनगणना होना चाहिए, होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनगणना हो जाने मात्र से अगर स्थिति सुधरती तो दलितों की अनुसूचित जाति जनजाति की जनगणना तो 1950 से हो रही है, तो फिर वो देश में सबसे पिछड़े क्यों हैं? जनगणना होने से आपको जानकारी मिल सकती है, लेकिन उस जानकारी पर एक्ट करना पड़ेगा। लाइब्रेरी में जाने से आप न्यूटन और आइंस्टीन नहीं बन सकते, वो किताब पढ़नी पड़ेगी। अभी महाकुंभ चल रहा है, वहां पर जिस तरह हमने श्रद्धालुओं की डुबकी लेने की प्रक्रिया को देखा है, वहां लोग जा रहे हैं, वहां तो कोई जाति मायने नहीं रख रही, हर आदमी जाना चाह रहा है। लगभग 55 करोड़ 57 करोड़ लोग अब तक जा चुके हैं, लेकिन ममता बनर्जी कहती हैं कि ये मृत्यु कुंभ है, लालू यादव कहते हैं ये कुंभ फालतू कुंभ है। ये कहीं वोट बैंक खिसकने की दो बात का अंदेशा तो नहीं? पहले बात तो कि ये जो आंकड़ा सरकार जारी कर रही है 55 करोड़, ये कंप्लीटली अनबिलीवेबल नंबर है। 55 करोड़ का मतलब है आधा इंडिया। क्या हम लोग कह रहे हैं आधा इंडिया चला गया कुंभ में? या लॉजिक भी लोगों ने ऐसे डिफाई कर दिया है। इस सरकार को हर चीज को बड़ा करके बताने का जो एक नशा है, बहुत लोग बहुत बड़ी संख्या में कुंभ में जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन 55 करोड़ का मतलब आप समझ रहे नाविका जी, आधा इंडिया हो गया। क्या आधा, ये संभव है कि आधा इंडिया इलाहाबाद में चला जाए? और अगर 55 करोड़ लोग जाएंगे वो व्यवस्था कभी हो सकती है? भाई पूरे बिहार में 13 करोड़ लोग रहते हैं, आप कह रहे हैं 55 करोड़ खाली इलाहाबाद में चले गए? पूरे यूपी में प्रयागराज, नहीं वही प्रयागराज, चलिए गलती हो गई कि भाई पहले तो इलाहाबाद ही था। आप ये समझिए कि पूरे यूपी की आबादी है 20 करोड़ 22 करोड़, सिर्फ प्रयागराज में 55 करोड़ लोग आ गए। यार प्रशासन ने ऐसे इसको हर चीज को इन्होंने इवेंट बना देना है। भाई कुंभ आज से नहीं, सदियों से होता आया है। जब भी कुंभ होता है ये हिंदुओं के आस्था का बड़ा पर्व है, लोग जाते हैं, बड़ी संख्या में जाते हैं, करोड़ों की संख्या में जाते हैं। अब वो 5 करोड़ गए या 10 करोड़ गए मुझे पता नहीं, और मुझे इतना मैं जरूर कह सकता हूं 55 करोड़ तो नंबर नहीं हो सकता है, ये फिजिकली और लिटरली संभव ही नहीं है। मतलब अगर आप पूरे क्षेत्रफल को देखिएगा और हर आदमी के खड़े होने की जगह से उसको डिवाइड कर दीजिएगा तो, और इनटू नंबर ऑफ डेज, तो 55 करोड़ हो ही नहीं सकता है। तो ये तो आंकड़ा गलत है। दूसरा, वहां जो हादसे हुए उसको लेकर जरूर सवाल या निशान उठाए जाएंगे। जब आप बड़े दावा करते हैं कि भाई मैं बिल्कुल साफ हूं, तब थोड़ी भी दाग लगेगा तो लोग सवाल उठाएंगे। कुंभ के कहां से दिक्कत हुई है? जिस दिन भगदड़ हुई, जो स्टैंपेड हुआ, पूरे दिन सरकार ने यह कहा ही नहीं कि स्टैंपेड हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो कितने लोग हताहत हुए। अब मतलब पूरी मीडिया ब्लैंक है। ये देश में अपने आप में अप्रत्याशित घटना है कि स्टैंपेड हुआ और कोई ये नहीं बता रहा है कि भाई 10 लोगों की जान गई या 100 की गई। अगले दिन सरकार ने कोई एक आंकड़ा जारी किया जो कोई मानने को नहीं तैयार है। आप अगर ये बता दें कि भाई, और वहां के खुद शंकराचार्य कह रहे हैं, कोई ममता बनर्जी कह रही है ऐसी बात नहीं, शंकराचार्य वहां पे कह रहे हैं कि गलत हुआ है या आंकड़ों की जानकारी नहीं है। मीडिया वाले भी बता रहे हैं, कुछ लोग, अगले दिन आप लोग भी दिखा रहे थे, उस दिन मतलब दिखाए थे कि लोग हताहत हुए हैं। लोग हताहत, नंबर तो जो सरकार बताएगी वही आपको बताना है। क्यों नहीं? क्योंकि आप थोड़ी जाकर गिन सकते हैं। देखिए, मीडिया एक जगह पे, देखिए मीडिया जाके गिन नहीं सकती है, लेकिन अगर ये कहीं ऑपोजिशन रूल स्टेट होता तो लोग दिखाते भाई इतना मिसमैनेज हो गया, आपने हिंदुओं के सेंटिमेंट का ध्यान नहीं दिया। चूंकि अब ये प्रो हिंदूवादी गवर्नमेंट है, अपने आप को क्लेम करती है, तो हिंदू के पर्व में वहां पर कोई हताहत हुआ, ये हिम्मत तो कोई करेगा नहीं दिखाने की। बात जो है सच्चाई वो सब समझ रहा है। अब उसको लेकर नेताओं ने जरूर बयान दिए हैं और देंगे ही देंगे कि भाई ये जारी तो करो। ये तो लोग कोर्ट में गए हैं, लोकसभा में अखिलेश जी ने ये बात उठाई है कि भाई ये बताओ तो कि कितने लोग हताहत हुए। ये क्यों नहीं, लोकतंत्र में लोग क्यों नहीं पूछेंगे? इसलिए कि योगी जी ने कह दिया कि 55 करोड़ आए और सब लेकिन अच्छा उसको है। मृत्यु कुंभ बुलाना नहीं है। वो शब्द प्रयोग पर आपका ऑब्जेक्शन हो सकता है, लेकिन पर ये शब्द प्रयोग कोइंसिडेंस है। नहीं, आप हर बार इसी तरह का रामनवमी हो, दुर्गा पूजा हो, वो जाकर आप ममता जी से पूछिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये उठा कहां से है। अगर वहां पर स्टैंपेड नहीं होता तो कैसे कोई इसके लिए इस तरह के शब्द का प्रयोग कर सकता था? स्टैंपेड हुआ, अगर सरकार ने मान लिया होता भी इतना बड़ा आयोजन है, वहां हो सकती है गलती, दुर्घटनाएं हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है।
लेकिन आप ऐसा बता रहे हैं कि हमारे राज्य में तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसको जब आप छुपाने की, ढकने की गलत बयानी उस पर करते हैं तो निश्चित तौर पर कोई उसका काउंटर भी करेगा। काउंटर तो है, लेकिन मैं आपको फिर वही कह रहा हूं, भाई कुंभ में बहुत बड़ी संख्या में लोग गए हैं, हमारे बिहार से लोग, गांव-गांव से लोग गए हैं, लेकिन ये कहना 55 करोड़ लोग चले गए, भाई जितना प्रयागराज का जमीन है। 55 नहीं होंगे आप कह रहे हैं, थोड़े नहीं, कम, नहीं, थोड़े अरे थोड़े ज्यादा कम नहीं, लेकिन नाभिका जाति जी, जनगणना नहीं, नहीं, और सुनिए, जातियों अरे आप बेकार दूसरे मुद्दे पे जा रही हैं। पूरे प्रयागराज का क्षेत्रफल जोड़ लीजिए, एक आदमी को खड़ा होने के लिए कितनी जगह चाहिए वो जोड़ लीजिए, और कितने दिन कुंभ चला है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिंपल मैथ है भैया। 55 करोड़ लोग उतने बड़े क्षेत्र में 30 दिन में, 35 दिन में, 45 दिन में आ ही नहीं सकते। तो वहां खड़े थोड़ी रहते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। अरे भाई आएंगे जाएंगे, 5 करोड़ आएंगे, 10 करोड़ आएंगे, 55 करोड़ लोग, मतलब आधा इंडिया। अब रोज सरकार एक आंकड़े फेंकती है, मीडिया वाले उसको पकड़ लेते हैं, फलाने दिन अरे 6 करोड़ लोग पहुंचे। आप बोलते हैं तो आपका भी तो चलता है नहीं, ना। चलने की बात नहीं है। इस तरह जो ऑफिशियल डेटा होगा, आर यू सेइंग एवरीथिंग दैट इज ऑफिशियल शुड बी डिसरिगार्डेड? No, I am saying when official data is questionable, then somebody from opposition or those who are not willing to believe the irrationality को अगर कोई क्वेश्चन करता है तो उसको आप एकदम गलत नहीं कह सकते हैं। नहीं, गलत कोई नहीं कह रहा, लेकिन हर बात पर कहना, पहले कह रहे थे कि कोई जा नहीं रहा है, ट्रेनें खाली जा रही हैं। भाई देखिए, वो कौन कह रहा था मैं नहीं जानता हूँ। अखिलेश अगर कोई ये कह रहा है कि कुंभ में लोग नहीं जाएंगे या नहीं जा रहे हैं तो वो उसकी मानसिकता को दिखाता है, ऐसा तो हो ही नहीं। इसके लिए कोई भाजपा थोड़ी ना लोग जा रहे हैं भाई, जो लोग कुंभ में जा रहे हैं सब भाजपा के वोटर थोड़ी ना है। अगर एक बार को आप मान लो कि कुंभ में 55 करोड़ लोग गए, भाजपा को तो 20 करोड़ लोगों ने वोट दिया है, तो जितने लोग गए वो भाजपा के वोटर थोड़ी ना है, या वो भाजपा के वोटर थोड़ी हो जाएंगे। ये तो वो आप अपने धर्म के लिए जा रहे हैं, अपनी आस्था के लिए जा रहे हैं, कुंभ के लिए जा रहे हैं, गंगा में स्नान करने जा रहे हैं, वो अलग विषय है। वोट और राजनीति अलग विषय है। जब आप उसका राजनीतिकरण करेंगे कि हमारी सरकार है इसलिए 55 करोड़ लोग आए, तो निश्चित तौर पर आपके राजनीतिक विरोधी भी कोई टिप्पणी करेंगे। आगे की राजनीति आप कैसे देखते हैं? आपने 2029 तक की बात कर दी, पहले तो बिहार बता दीजिए, और बिहार पे रैपिड फायर पूछूंगी। आप बिहार की राजनीति में क्या देखते हैं? आपका टारगेट क्या है? खुद की सरकार, बीजेपी से पुराना बदला चुकाना है आपको, कैसे भी नीतीश को रोक देना है, कैसे भी आरजेडी को रोक देना है, पोस्ट पोल अलायंस करना है? जन स्वराज अकेले 243 सीट पर चुनाव लड़ेगा, 2025 में भी और 2029 में भी। ना प्री पोल अलायंस ना पोस्ट पोल अलायंस, और यहाँ कायम रहेंगे, बिल्कुल कायम। नो पोस्ट पोल अलायंस। मैं आपको कह रहा हूं, और आपको मालूम है मैंने कैमरे पे बात की, उससे पीछे कभी हटता नहीं हूं, गलती होती है तो आके स्वीकार भी करता हूं। मैं आपको बता रहा हूं यहां पर जन स्वराज की ही सरकार बनेगी, इसमें कहीं कोई इफ बट किंतु परंतु है नहीं। लेकिन पूछना आपसे ये भी चाहती हूं कि आपकी पार्टी क्या राहुल गांधी से हाथ मिलाएगी? नहीं, राहुल गांधी तो यहां कोई फैक्टर नहीं है। कांग्रेस जो है, आपने कहा कि आपका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा, हमें 10% वोट आया, कांग्रेस को 4-5% वोट आता है। तो आपके मतलब का नहीं है? कांग्रेस तो कोई फैक्टर नहीं है ना बिहार में। आप उससे ज्यादा ऑलरेडी हैं। नहीं, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं, आप कांग्रेस को तो यहां उम्मीदवार नहीं मिलेंगे 50। और अभी जन स्वराज ने अपना उम्मीदवारी के लिए हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन शुरू किया है, 12,500 लोगों ने अप्लाई किया है जन स्वराज से उम्मीदवार बनने के लिए, और हम लोग 21,000 रुपए फीस ले रहे हैं। ऐसे नहीं, फ्री में नहीं, आप जाके देख लीजिए। हाँ, आपका मैंने दान पात्र देखा। नहीं, ये दान पात्र नहीं है, आवेदन का शुल्क है 21,000 रुपए। तो दान पात्र में आवेदन दान करते नहीं, हैं? आवेदन दान नहीं करते, तो दान पात्र लिखा है। ये दान पात्र तो जो लोग यहाँ आते हैं आश्रम में उनके लिए है। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर जन स्वराज को कोई सुन समझ नहीं रहा है तो ये 12,000 लोग आवेदन क्यों दे रहे हैं? लोग आपसे सवाल पूछते हैं फंडिंग का भी, कहते हैं कि आपके पास एनजीओ से फंडिंग आ रही है, कोई एक कंपनी का भी नाम जॉय ऑफ लिविंग की फंडिंग का भी सवाल उठाया गया है। जब 2 अक्टूबर से पहले जब ये दल नहीं था तो जन स्वराज का जो पूरा अभियान जो मैंने पदयात्रा चलाई है वो सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध तौर पर समाज को बताने समझाने की कैसे तुम गरीबी से निकलोगे, कैसे वोट दो। आपको और आपके द्वारा पूरे बिहार के लोगों को चुनौती, मतलब बिहार के जो भी ऑपोजिशन के लोग उनको चुनौती दे रहा हूं कि 2 बरस जब मैंने पदयात्रा की है, एक भी फुटेज दिखा दीजिए जहां मैंने कहा है कि किस दल को वोट देना है। तो वो पूरा प्रयास एक एनजीओ के माध्यम से किया गया है। अब जब दल बन गया है तो जन स्वराज के माध्यम से किया जा रहा है। तो अब आपके ऑडिटेड रिजल्ट्स? नहीं, ऑडिटेड रिजल्ट फाउंडेशन का भी है, वो किसी ने कोई डिस्कवरी नहीं की है।
जो आज जो देश में व्यवस्था है, दर्शकों को समझ लेना चाहिए, एनजीओ को जो डोनेशन आता है उसको आपको वेबसाइट पे डालना ही है। दर्पण सरकार की व्यवस्था है जिसमें आपको डालना पड़ता है। यहां पर कोई प्रवक्ता खड़ा होकर ऐसे कर रहा है जैसे उसने कोई बहुत बड़ी डिस्कवरी नहीं कर ली। अरे भाई, ये पहले से 2 बरस से खर्च होता है। वो सरकार की जो व्यवस्था है उस पर हम लोग को डिक्लेयर करना ही पड़ता है। वो जॉय ऑफ गिविंग फाउंडेशन जो है वो मेरे साथ आज से कई वर्षों से है। उसी फाउंडेशन के अंतर्गत मैंने पदयात्रा की। जो खर्चे हुए चेक से हुए हैं, पब्लिक डोमेन में है, उसको जाके देख लो किसने दिया किसने नहीं दिया। 2 अक्टूबर को जब दल बन गया है तो अब जो इसका खर्चा है वो दल से हो रहा है। प्रशांत किशोर जी, मैंने 29 में आपने कहा आपकी पार्टी भी लड़ेगी। आप देखते हैं कि बीजेपी का चेहरा मोदी जी रहेंगे? बीजेपी का चेहरा तो मोदी जी ही रहेंगे, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस के चेहरा राहुल गांधी रहेंगे। क्या स्थिति रहेगी कांग्रेस पार्टी की तब तक? अब मैं नहीं जानता हूँ, ये बात तो मैं नहीं तो जानता आप तो हूँ। देखते मैं हैं। नहीं मैंने फोरकास्ट कीजिए। नहीं, मैं क्या फोरकास्ट, मैं पिछली बार फोरकास्ट किया, मेरे तो लोगों ने इतनी गाली दी क्योंकि एक अब आपने फोरकास्टिंग का बिजनेस बंद कर दिया। बिजनेस तो मैं पहले भी नहीं करता था। मतलब 5 बातें बताई, उसमें एक सीट में ऊपर नीचे हो गया तो लोग ऐसे बता रहे हैं इनकी समझ खत्म हो गई। जबकि उसके बाद के भी परिणाम ये दिखा रहे हैं कि जो ब्रॉडली समझ समाज की राजनीतिक भावनाओं की जो है वो ब्रॉडली वी आर ऑन ट्रैक, वी अंडरस्टैंड कि देश में क्या चल रहा है, उस पर गलती नहीं हुई है। कोई जो बात हम लोग कह रहे थे कि मोदी की पॉपुलैरिटी कम हुई है, लेकिन वो वेव खत्म नहीं हुआ है, वही बात दिख रही है। लेकिन एक छोटी सी गलती हुई तो आप कमरे में बैठे हैं तो आप तो तुरंत क्रिटिसिज्म करते हैं। फोरकास्ट और हमारी ताकत भी नहीं और मैं करना भी नहीं चाहता हूं। मैं बिहार के नजरिए से मैं 29 मुझे नहीं मालूम है 29 में क्या होगा। मैं इतना जरूर जानता हूं कि राहुल गांधी कांग्रेस के नेता बने रहेंगे, कांग्रेस का चेहरा राहुल गांधी ही होंगे, और मोदी जी भी प्रधानमंत्री हैं तो उनको भी कोई चुनौती नहीं है। वो भाजपा का चेहरा वो 29 तक तो बने ही हुए हैं। शरद पवार को कितना धक्का लगा है? अब मुझे अब ये बिल्कुल बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा झटका है। जब आप जिस लेवल पे वो लोग आ गए हैं और आप इतने लंबे समय से दल चला रहे हैं और आप इतनी बड़ी आपकी हार होगी तो बहुत बड़ा राजनीतिक धक्का है। उद्धव ठाकरे? बहुत बड़ा राजनीतिक झटका है भाई। जब वापस आएंगे एनडीए की तरफ? उन्होंने गलती की? अब मुझे नहीं मालूम है कि कहाँ आएंगे, गलती क्यों की, वो तो उनसे जाकर पूछे। मैं कोई उद्धव ठाकरे का मान नहीं, पर आप कभी उनको भी मिले थे? नहीं मिले क्या, उनको मदद भी की थी। हाँ। तब उस समय चीफ मिनिस्टर भी बने थे। हाँ, तो लेकिन वो चीफ मिनिस्टर तब बने थे जब वो भाजपा को मैंने उनको भाजपा से अलग किया था, तब चीफ मिनिस्टर बने थे। वो भाजपा के साथ जाकर चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते। वो जब मैंने उद्धव जी की मदद की थी तब भाजपा से अलग हटके कांग्रेस और एनसीपी के साथ वो मुख्यमंत्री बने थे। अगर आपको उनको एडवाइस देना हो, क्योंकि आदित्य ठाकरे कभी दिल्ली होते हैं, कभी मुंबई होते हैं, समझ नहीं आ रही कि एनडीए की तरफ जाना चाहते हैं। देखिए, मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं है। वो लोग हमसे ज्यादा अनुभवी लोग हैं, बड़ा उनका राजनीतिक लेगेसी है। वो लोग खुद जानते हैं कि उनके लिए बेहतर क्या है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि भाजपा के साथ जाकर वो कुछ बड़ा हासिल कर लेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन कई बार आदमी सर्वाइवल के लिए भी डिसीजन ले लेता है। लेकिन ममता बनर्जी, क्योंकि बिहार के बाद बंगाल का नंबर आएगा। ममता जी स्ट्रांग बनी हुई है, बिल्कुल, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो जब चुनाव होगा तो वहां देखा जाएगा। अभी तो मैं कुछ उस पर कहने की स्थिति में नहीं हूं। बंगाल के बारे में मुझे कोई विशेष जानकारी वैसी नहीं है जैसे पहले थी। केजरीवाल जी, और हालांकि मैं मानती हूं कि पॉलिटिक्स में कभी किसी को राइट ऑफ नहीं करना चाहिए, लेकिन केजरीवाल जी का रिवाइवल आप देखते हैं? बहुत डिफिकल्ट है। बहुत डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि केजरीवाल जी ने बहुत आशाएं उनसे लोगों को, जो उनके समर्थक रहे हैं, वो बड़ी थी। जो जब आपसे एक्सपेक्टेशन बड़ी होती है तो डाउनफॉल भी आपको बड़ा होता है। जैसे आप मान लीजिए, मेरी बात देख लीजिए, अगर कोई दूसरा दल बिहार में 10% वोट लाता तो आप लोग उसको बड़ा फैक्टर बताते, रोज उसकी चर्चा होती कि भाई जनसुराज का क्या होगा, ये किसके साथ जाएंगे। लेकिन चूंकि हम लोगों ने खुद के लिए गोल इतना बड़ा सेट कर दिया है कि हमें 243 लड़ना है, हमें व्यवस्था बदलनी है, हमें खुद के दम पे लड़ना है, तो 10% छोटा दिख रहा है। चिराग पासवान आपको यहाँ बड़े नेता दिखते हैं, मांझी जी आपको बड़े नेता दिखते हैं, उपेंद्र कुशवाहा बड़े नेता दिखते हैं। उनको 2-4% भी वोट नहीं है पूरे राज्य में, लेकिन वो 2% किसी के साथ वो जाने को तैयार हैं। तो कई बार जब आप अपने लिए बड़ा गोल सेट करते हैं तो आपका अबव एवरेज परफॉर्मेंस भी खराब दिख सकता है। उस नजरिए से पार्टी एक साथ रहेगी, आम आदमी पार्टी है। मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी में कोई चुनौती है। मैंने ये पहले भी किसी इंटरव्यू में कहा है कि जो लोग ये कह रहे हैं पार्टी टूट जाएगी, ये वो, मुझे नहीं ऐसा लगता है। उस पर अरविंद केजरीवाल अभी भी उसके सर्वमान्य नेता हैं। और देखिए, पंजाब के लिए भी मैं कह रहा हूं, आप जीवन में जो चीज हासिल करते हैं वो झटके में कोई चीज आपको मिलती नहीं है और झटके में चीज जाती नहीं। हम उस थॉट में यकीन रखते हैं
जो काम भी आप सही गलत करते हैं वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता है आप पर, और वो कोई झटके से नहीं निकाल सकता है। एक गलती हो जाए, एक झटका लग जाए तो बस आप खत्म हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। मतलब संभव है कि एक बार प्रशांत किशोर ने कहा कि इनको 300 सीट आए, 240 आए, इसका मतलब ये नहीं कि प्रशांत किशोर की राजनीतिक समझ खत्म हो गई। तो इसलिए तुरंत किसी को राइट ऑफ करना और किसी को बहुत बड़ा बना पाना वो जीवन का वो है एक प्रशांत किशोर कभी मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के, कि प्रशांत किशोर पांडे अगड़े जाति से हैं इसलिए नहीं? अगड़ा पिछड़ा, मैं फिर वही बात कहूंगा, बिहार में मोदी जी को तो वोट पड़ा है। आप लोग कह रहे हैं कि बिहार में हर आदमी ने जाति पर वोट दिया है, तो मोदी जी को किसने वोट दिया ये बताइए। अगर बिहार का हर व्यक्ति सिर्फ जाति पर ही वोट दे रहा है तो बिहार में मोदी जी को वोट दिया किसने? मोदी जी का जाति का बिहार में एक आदमी तो यानी कि प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बन सकते हैं? नहीं, मैं कोई भी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं चुनाव अगर जनता चाहेगी तो लड़े। एक चीज मैंने कहा, नीतीश जी अगर चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे जरूर। आप लड़ोगे? अगर नीतीश जी लड़ेंगे, क्योंकि ये आदमी कभी लड़ता नहीं है चुनाव, अगर ये लड़े तो निश्चित तौर पर जहां से भी लड़ेंगे इनके खिलाफ लड़ेंगे। तेजस्वी के खिलाफ नहीं, तेजस्वी के खिलाफ तेजस्वी से हमारा क्या झगड़ा है? नीतीश से मेरा झगड़ा है, राजनीतिक झगड़ा है, क्योंकि जब आपकी शारीरिक मानसिक क्षमता नहीं है उस कुर्सी पर बैठने की तो आपको डिग्निफाइड तरीके से उसको छोड़ देना चाहिए। जिस किसी को देना दे दो, अपने दल में दे दो, भाजपा को दे दो, अपना दे दो, तीसरे को दे दो। जब आप वो जो काम कर रहे हैं वो करने के लिए सक्षम नहीं है, क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? तुम्हारे वहां बैठे रहने से 10 करोड़ लोगों की जिंदगी, 12 करोड़ लोगों की जिंदगी पर असर पड़ता है। बड़ा टारगेट आपने सेट किया है, चुनाव में अभी कुछ महीने हैं, लंबी दौड़ है, लंबी यात्रा है। प्रशांत किशोर जी मुझसे बात करने के लिए, और फिर दो महीने में फिर टेम्परेचर चेक करने के लिए हम दोबारा मिलेंगे कि बिहार 2 महीने में तो नहीं, मैं आपसे कहूंगा आप जून जुलाई में आइए, आपको टेम्परेचर बदला हुआ भी दिखेगा और बिहार में आपको जनसुराज का जो प्रभाव है, जो हम लोग की ताकत है वो भी दिखेगी। बिल्कुल ताकत आजमाने आएंगे आज। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।